सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं साल का सबसे बड़ा इंटरव्यू। हर दिवाली पर हमारे सारे दर्शकों को इंतजार होता है बिग बुल राकेश झुनझुनवाला से बातचीत करने का, और वो मौका आ चुका है। राकेश जी, सीएनबीसी आवाज की टीम और सारे दर्शकों की ओर से आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी भी सब हिंदुस्तानियों को दिवाली की शुभकामनाएं। और ये धनतेरस का दिन बड़ा शुभ दिन, सबको धन मिले, सब खुश रहे। पिछली दिवाली से इस दिवाली तक लोग बहुत खुश नहीं हैं, क्या लगता है आपको? मेरे को लगता है इमेच्योरिटी है जो खुश नहीं है, क्योंकि बाजार ने इतना बड़ा राइज 2013 से दिया है, तो बाजार थोड़ा टाइम तो लगाएगा कि इतना बड़ा राइज के बाद बाजार टाइम तो लगाएगा ना। और इंटरनेशनली भी ट्रेड वॉर है और स्लो डाउन का एप्रीहेंशन है, तो नॉन इंडियन कंडीशन इंटरेस्ट रेट जो इसमें बढ़ जाएंगे, तो मुझे लगता है इन फेस ऑफ दैट अनसर्टेनिटी एंड द बिग राइज मार्केट इज परफॉर्म वेल। अब आपको क्या लगता है, क्योंकि इस दिवाली पर लोग उतना ही डर रहे हैं जितना पिछली दिवाली पर बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक थे कि तो पैसे लगाने ही हैं, इस बार उतना ही डर है कि अब लगाए तो और डूब ना जाए? मेरा लगता है 2-3-4 महीने के लिए बाजार 10,000 से नीचे नहीं घटेगा, 11,000 से ऊपर नहीं जाएगा। बाजार घूमता रहेगा, फिरते रहेगा, बेस बनाएगा, और फिर आगे जाके इलेक्शन में क्या होता है, ट्रेड वॉर में क्या होता है, वो वेरियस फैक्टर्स के ऊपर, रुपये में क्या होता है, ऑयल में क्या होता है, उस हिसाब से बाजार में मूवमेंट आएगा। तो ये सारे जो फैक्टर्स आप बता रहे हैं, उसका डर सारे फंड मैनेजर्स, एफआईआई जिनसे भी हम बात करते हैं वो सब बताते हैं, और उससे उनका व्यू काफ़ी बेरिश लगता है। लेकिन आप कॉन्फिडेंट हैं कि 10,000 के नीचे नहीं जाएगा इन सारी चिंताओं के बाद भी? ऐसा लगता है, अब क्या मालूम, गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है बाजार 10,000 से, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑयल के प्राइस पीक हो गए हैं, ऑयल घटेगा ही बढ़ेगा, और मेरे को लगता है रुपये भी बॉटम हो गया है, मतलब 73-74 का रुपये और घटे, मुझे ऐसा लगता नहीं है। तो जो एक दो मेन कारण थे इंडिया में घबराहट के, और एक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, वो लगता है इंडिया के फेवर में आएंगे। आपको पहले एक्चुअली अंदाजा नहीं था? पिछली बार मैंने जब आपकी बात सुनी थी तो आप कहते थे कि 75 नहीं हो जाएगा रुपया, इतने नीचे नहीं जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस था कि रुपया मजबूत रहेगा। आपके अनुमान से ज़्यादा गिर गया शायद? मेरे को लगता था मेरे को लगता था 71-72 से ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन मेरे को लगता है वापस जाके वहीं सेटल होगा। अपन भूलना नहीं कि 2013 में रुपया 68 रुपया हुआ था, और फिर उसने क्रॉस किया, वो 5 साल के बाद वापस 63 हो गया। तो रुपया वापस 71, 72, 70 भी हो सकता है। और आपने जो ऑयल की बात की, ग्लोबली चूंकि इस समय हम ये कहते हैं कि ऑयल पॉलिटिक्स ज़्यादा है, इकोनॉमिक्स कम है, और जिस तरह से ईरान के ऊपर रोक लगाई गई है, जिस तरह से आप कह सकते हैं कि ग्लोबल जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो थोड़ा गर्म बना हुआ है, तो ऑयल में अब गिरावट आएगी, ये व्यू आपका किस वजह से आ रहा है, थोड़ा अगर समझाएं। क्योंकि दुनिया में ऑयल ही ऑयल है। अभी ओपेक ने जो प्रोडक्शन काटा था, वो कटे हुए प्रोडक्शन के लेवल पे तो ओपेक आया नहीं है। समझिए ओपेक 100 बैरल बनाता था, उन्हें बोला हम 90 करेंगे, अरे अभी वो 88 बना रहे हैं, और अमेरिका में प्रोडक्शन जोर से बढ़ रहा है, कनाडा में बढ़ रहा है। ओपेक प्रोडक्शन नाउ इज ओनली 32% ऑफ वर्ल्ड कंजम्पशन। तो दुनिया में ऑयल बहुत है, और थोड़ा बहुत मेरे को लगता है चाइना वाज बाइंग ऑयल टू ऐड टू इट्स स्ट्रैटेजिक रिजर्व, आई थिंक वो बंद हो गया है। और 83-84 में इतनी ऑप्टिमिज्म थे ऑयल प्राइस के लिए कि प्राइस 100 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, और उस ऑप्टिमिज्म से बाजार घट जाए, वही सबसे बड़ी निशानी है कि टॉप बना है, और जो घटा है रिकवर ही नहीं करता है। तीसरी बात आपने कही ट्रेड वॉर की। मैंने आपको कई सालों से कई बार सुना है, आप यूरोपियन यूनियन को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं, और आप चाइना पे भी बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है इस समय, चूंकि दोनों जगह तनाव है। आपकी क्या रीडिंग है? देखिए, चाइना में जो डेट लेवल है वो बहुत हाई है, और इस डेट लेवल पे हर कंट्री में कहीं ना कहीं जाके क्राइसिस हुई है। होगी नहीं होगी क्या मालूम, कब होगी या होगी, लेकिन अपने को अलर्ट रहना चाहिए। और यूरोपियन यूनियन इज बेसिकली, आप मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी को एक करे बिना करेंसी का यूनियन करें, ये बहुत मुश्किल और अनलाइकली है। तो उस वजह से मेरे को तनाव लगता है। तो ब्रेग्जिट हो गया, इटली में दिक्कत है, ये ऐसे ही चलेगा? अब कैसे चलेगा, क्या होगा, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द टाइम, बट एक चीज मैं बता सकता हूँ, यूरो एक दिन टूटने वाला है। आज टूटे, 5 साल बाद टूटे, 10 साल बाद टूटे, बट द यूरो कैन नॉट सस्टेन एज अ करेंसी। और उसका असर क्या होगा ग्लोबल मार्केट्स पे, हमारे मार्केट्स पे? अच्छा नहीं होगा, डिस्टेबलाइजिंग होगा, लेकिन कब होगा किसको मालूम।
और चाइना की जो आप बात कर रहे हैं, क्या ये जो ट्रेड वॉर अमेरिका ने शुरू किया उनको भी अंदाज़ा है चाइना की कमज़ोरी का, वो प्रेशर डाल रहे हैं ताकि ये क्राइसिस हो सके? नहीं, क्राइसिस इट्स अ जियोपॉलिटिकल कंसर्न, लेकिन मेरे को लगता नहीं है चाइना की राइज को रोक पाएंगे, बिकॉज चाइना इज नाउ बिकम टू बिग एन इकोनॉमी, इट इज टू कंट्रोल द इकोनॉमी। चाइना इज अ क्रेडिटर टू द वर्ल्ड, नॉट अ डेटर। और चाइना में कंजम्पशन बढ़ रहा है। आई डोंट, चाइना ग्रोथ में स्लो डाउन, बट द राइज ऑफ चाइना एज अ नेशन कैन नॉट स्लो डाउन। तो हमारे इन्वेस्टर्स को कितनी चिंता करनी चाहिए इसकी? देखिए, चिंता तो हमेशा ही करनी चाहिए, लेकिन देखते रहना चाहिए जैसे डेवलप होता है। मेरे को नहीं लगता कि चाइना में या यूरोपियन यूनियन में नेक्स्ट 5-6 महीने साल भर में कोई प्रॉब्लम होने वाली है। तो आप ये कह रहे हैं कि 10,000 के निफ्टी के लेवल पर हमने चीन की क्राइसिस को, यूरोप के तनाव को, कच्चे तेल को, रुपए को, सबको पचा लिया है। अब ये ट्रेड वॉर और चाइना में क्राइसिस होगी, कैसी होगी, कब होगी, अब नई क्राइसिस को हो जाए तो फिर क्या मालूम। लेकिन एज थिंग्स स्टैंड टुडे लगता है 10,000 से नहीं घटेगा। और आप कह रहे हैं कि 11 के ऊपर भी नहीं, तो हाँ, तो रेंज बनाएगा ना। और देयर इज अनसर्टेनिटी आल्सो अहेड। इलेक्शन की, चाइना की, यूरो की, हर चीज की, ग्रोथ की, अपनी ग्रोथ की आप बात करें। हाँ, मतलब whether 8% will be sustained, not sustained। तो अभी हाल में जो आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट निकाली उसमें उन्होंने रेट, जो ग्रोथ रेट है उसको कम किया है आगे के लिए, और दूसरी एजेंसीज ने भी कम किया है। यहाँ पे एक बात आप अगर देखें, आप इस सरकार की पॉलिसीज़ के प्रशंसक रहे हैं और सरकार ने काफ़ी फार रीचिंग रिफॉर्म्स किए हैं, लेकिन उसकी वजह से ग्रोथ आई नहीं है, बल्कि शायद ग्रोथ पे इम्पैक्ट ही पड़ा है। फर्स्ट क्वार्टर में तो 8.2% थी, तो ग्रोथ तो मेरे को लगता है 7.5-8% तो रहेगी। आप कह रहे हैं कि ग्रोथ को लेकर के आपके कंसर्न्स हैं? सब बाजार में हर चीज़ की कंसर्न है आज के दिन। बाजार घटता है तो सब चीज़ कंसर्न आ जाती है, बढ़ता है तो सब भूल जाते हैं। आप जो इलेक्शन की बात कर रहे थे, मैंने ये देखा है कि सेफोलॉजिस्ट जो हैं, जिनका काम है दिन भर चुनाव के बारे में बात करना, वो फिर भी इफ्स एंड बट्स लगाते हैं, लेकिन आप हमेशा इलेक्शन पे बिल्कुल क्लियर व्यू रखते हैं अपना। इस समय आपका क्या व्यू है स्टेट इलेक्शन? और तो लगता है बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी सेंटर में। स्टेट में बोलते हैं, राजस्थान में तो बोलते हैं कांग्रेस जीत जाएगी। मेरा मानना है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी आगे आ जाएगी। और नेशनल गवर्नमेंट में वो लगता है मे भी बीजेपी की रिड्यूस मेजोरिटी होगी, लेकिन बीजेपी विल विन। आई थिंक पिछली बार मुझे याद है, आपने जब सभी लोग कह रहे थे कि शायद कोएलिशन होगा, आपने कहा था कि मेजोरिटी आएगी, और वो मेजोरिटी आई। और इस बार आप कह रहे हैं कि शायद मेजोरिटी नहीं है, कोएलिशन होगा। तो वो सरकार भी बाजार के लिए उतनी ही अच्छी रहेगी फिर? जरूर, वही प्रधानमंत्री रहेंगे, वही मंत्री रहेंगे, क्या फर्क होने वाला। तो अब तक ये जो सरकार की पॉलिसीज रही हैं, उसमें आप आईबीसी देखिए, एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है, जीएसटी देखिए, एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है, लेकिन बाजार के लिहाज से, अर्निंग्स के लिहाज से क्या हमें उतना फ़ायदा हुआ है इसका? इंडेक्स तो 4800 को 11,000 हो गया, 10,500, तो फायदा तो हुआ ही है। और इस समय जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये कहीं अभी जो ये गिरावट आई है, जो कि आप करीब 12,000 पे थे, आप तो नीचे से देख रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि काफ़ी फ़ायदा हुआ है और काफ़ी अच्छे रिटर्न आए हैं, लेकिन 12 के करीब जाकर जब आप 10 पे आ गए, डर गए हैं कहीं ये 2000-2001 वाला मार्केट तो नहीं आ रहा है, कहीं ये 2008 वाला मार्केट तो मेरे को नहीं लगता है 2008 का मार्केट, बिल्कुल ही नहीं है। 2008 में 8 बिलियन बेचा था अंग्रेजों ने, तो बाजार निफ्टी हो गया था क्या 1500, राइट, या 2200-2500 हो गया था, 2200 के करीब हो गया। अभी तो निफ्टी 10,500 है। द सेलिंग हैज बीन एब्जॉर्ब्ड। तो आपको नहीं लगता कि हम बेयर मार्केट की तरफ कहीं भी जा रहे हैं? क्योंकि आप, मेरे को नहीं लगता। तो ये सिर्फ एक बुल मार्केट करेक्शन है? बिल्कुल, और इसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए? वो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन ये करेक्शन है। एक जो चिंता लोगों को है कि हमने जो ये पूरी तेज़ी देखी, वो सरकार और आरबीआई ने मिल करके काफ़ी काम किया और उसके वजह से एक स्टेबिलिटी आई, सभी छोटे बड़े निवेशकों का भरोसा कायम हुआ। अब हम देख रहे हैं कि सरकार और आरबीआई के बीच में तनाव बढ़ रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? मेरे को लगता है ये तनाव सेटल हो जाएगा। कोई ऐसा, इट इज़ नॉट गोइंग टू लीड टू एनी काइंड ऑफ एस्केलेशन कि कोई रिज़ाइन करे या कोई कंसोलिडेटेड प्रोसेस है। गवर्नमेंट और आरबीआई मिलके मना लेंगे एक दूसरे को, और क्या। तो आपको नहीं लगता कि कोई ब्रेकडाउन हो रहा है? मेरे को नहीं लगता। तो बैंकिंग सेक्टर
को लेकर के जिस तरह से दबाव है सरकार की तरफ से कि वो छूट दी जाए, एनबीएफसीज को पैसे दिए जाएं, जिन बैंकों के ऊपर रुकावट है, जिनको लेंडिंग करने से रोका जा रहा है क्योंकि उनके एनपीएस बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर आरबीआई कह रहा है कि नहीं, इनको ब्रेक लगाने की ज़रूरत है। इस सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं उन सब मामलों में कमेंट करने के लिए कि पीसी होना चाहिए कि कोई, लेकिन एक चीज़ है कि आरबीआई और गवर्नमेंट को मिल के दे हैव टू हैव पॉलिसीज बाय विच फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द नीडेड सेक्टर ऑफ इकोनॉमी मस्ट बी देयर। पीसी हो या नहीं हो मुझे नहीं मालूम, एमएसएमई को क्या करना चाहिए मुझे नहीं मालूम, बट वी हैव टू हैव पॉलिसीज बाय विच फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द एसेंशियल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी मस्ट बी इंश्योर्ड। तो ये जो पीसीए वाले बैंक है उनको इजाजत दी जाए तो क्रेडिट हो सकता है? सर मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं बोलता हूँ वी हैव टू डू एवरी मेजर बाय विच देयर इज फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द बिजनेस एंड इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर्स, राइट। अब वो कैसे करना चाहिए, पीछे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए मुझे नहीं मालूम, मैं वो सबका एक्सपर्ट हूँ। तो जिस सेक्टर में दिक्कत है एनबीएफसीज, उसके आप जरूर एक्सपर्ट हैं, आप उसको फॉलो करते रहें, आपका निवेश मेरे को लगता है वो तकलीफ, मेरे को लगता है थोड़ा सा रेट ऑफ ग्रोथ स्लो हो जाएगा बट तकलीफ में से बाहर आ जाएंगे। तो ये डर है बाजार को कि काफ़ी सारे एनबीएफसीज और खासतौर पे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में डिफॉल्ट हो सकते हैं। मेरे को नहीं लगता, आई कांट से 100%, बट मेरे को नहीं लगता है कोई डिफॉल्ट होगा। तो ये जो रोल ओवर होने वाले हैं काफ़ी उनके सबके पैसे मिल जाएंगे। अगर थोड़ा सा आप समझाएं सर, आपके पर्सपेक्टिव के पीछे। बिकॉज दे हैव एसेट्स, नो, दे हैव लिक्विड एसेट्स। तो आप कह रहे थे कि कंपनीज में डिफॉल्ट नहीं होगा क्योंकि उनके पास एसेट हैं। तो हमें जो जानकारी मिल रही है कि म्यूचुअल फंड्स पैसे नहीं दे रहे, बैंक्स भी कॉशियस हो गए हैं, तो आपको लगता है कि ये पूरा ट्रांजिशन होगा, ये कंपनीज ऑनर कर पाएंगे? सितंबर 30 तक, आपको नवंबर 30 को मालूम पड़ जाएगा। मुझे नहीं लगता कोई डिफॉल्ट करने वाला है, but they have liquid assets also and they have assets which banks will buy, they have loan books which they can sell and banks will, आज एक कंपनी है जिसने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, उसका सैंक्शन लोन है, आप क्यों नहीं डिस्बर्स करोगे भाई? अब शक करते जाओगे तो शक की दवा तो मैंने आपको बोला हकीम के पास भी नहीं है, हकीम लुकमान के पास भी नहीं है, ऐसी कहावत है। बिल्कुल सही। आपको लगता है कि ये मौका है जो आप कह रहे हैं केवल शक के बिना पर अगर ये स्टॉक गिरे? मेरे को दो चीज लगती है। पहली चीज मेरे को लगती है कोई डिफॉल्ट नहीं करने वाला है, दूसरी चीज मुझे लगती है कि रेट ऑफ ग्रोथ विल स्लो। ये दो चीज पक्की लगती है मुझे। अब लेना नहीं लेना ये सब आपके ऊपर है। प्राइवेट सेक्टर बैंक में जो एक चीज़ हमने देखी कि एक के बाद एक हर एक बैंक के सीईओज बदल रहे हैं, ये जो ट्रांजिशन हो रहा है इसको आप किस तरह से देखते हैं? अच्छा है, गुड। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन द पीपल हु हैव रिटायर्ड बट द पीपल हु हैव कम आर वेरी केपेबल। मिस्टर कोहली, संदीप जो हैं अपने आईसीआईसीआई, संदीप बख्शी बहुत केपेबल आदमी है, अमिताभ चौधरी बहुत केपेबल आदमी है, तो ट्रांजिशन अच्छा है। जो वैद्यनाथन आईडीएफसी बैंक में आने वाले हैं वो बहुत केपेबल है। तो इसमें आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है? सर मुझे क्या, मैं नहीं बता, कोई शेयर का कुछ बात नहीं करना सर। शेयर पे तो बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं ये बोल रहा हूँ ना, बैंक में हाँ अपॉर्चुनिटी है, वो सब आप देखिए अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट को पूछिए। तो आपको इस समय सबसे बेहतर मौके कहाँ नजर आते हैं? सिर्फ आप थीम के लिहाज से लगता है, फार्मा में लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगता है। इंफ्रास्ट्रक्चर से इनफैक्ट बहुत अच्छे रिटर्न नहीं आए हैं। अब आपको लगता है कि वो लगता है आएंगे नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में? क्योंकि अभी तक इस सरकार की प्रायोरिटी रही, 4 साल पहले लोगों ने पैसे लगाए लेकिन जो उनकी उम्मीदें थी ज़्यादातर मामले में पूरी नहीं हुई। बट मेरे को लगता है सेलेक्टिवली अब आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर में रिटर्न। एक सेक्टर जिस पे मैंने आपको अक्सर सुना है कि आप थोड़ा कॉशियस रहे हैं काफ़ी वक्त से और वो बिल्कुल सही साबित हुआ है, ऐसे कंजम्पशन स्टॉक्स जो बहुत तेज़ रफ्तार से बढ़े थे और आप कह रहे थे कि इनके वैल्यूएशन टिकना बड़ा मुश्किल है, वो पिछले कुछ महीनों में साफ तौर पे नज़र आया है। ये अभी तक की फेवरेट थीम रही है, अब आपको क्या लगता है? They are always going to do well. Only question is valuation. आप जो कह रहे हैं कि जो सेलेक्ट थीम्स हैं उनके ऊपर चलने के लिए आपने बात कही, आपने प्राइवेट बैंक्स की भी चर्चा की, लेकिन सरकारी बैंक उनकी हालत अभी भी आपको लगता है कि? मेरे को लगता है उसमें सेलेक्टिवली अपॉर्चुनिटी है। मेरे को जो 2-3 साल तक लगता था कि भाई इनमें कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं लेने का, अब मेरे को लगता है जो सेलेक्टिवली जरूर अपॉर्चुनिटी है। और पीएसयूज में इन जनरल जिस तरह का उत्साह था वो सारे स्टॉक ऊपर से काफ़ी गिरे हैं, क्योंकि शायद लोग सोच रहे थे कि इनमें से कोई हिंदुस्तान जिंक की तरह प्राइवेटाइज होगा, कहीं सरकार कुछ हिस्सा बेचेगी, वो सब कुछ हुआ नहीं।
क्या इन PSU कंपनीज पे आप मौका देखते हैं? मेरे को लगता है जहाँ गवर्नमेंट कंट्रोलिंग स्टेक बेचता है माल लेने का, वहाँ देखने का, बिकॉज गवर्नमेंट का जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अभी तक इस सरकार में ये मुमकिन नहीं हुआ है, क्या उम्मीद करें कि दूसरी पारी में होगा? दूसरी बारी में मोदी जी आएंगे तो मुझे लगता है बहुत बहुत पब्लिक सेक्टर बेचेंगे, वो प्राइवेटाइजेशन होगा? प्राइवेटाइजेशन होगा। ऐसा क्यों लगता है सर आपको? क्योंकि पहले वो कोशिश करी है ना, एयर इंडिया में कोशिश करी उन्होंने, एटलीस्ट लॉस मेकिंग वंस ही विल सेल। तो ये कोशिशें अभी तक कामयाब क्यों नहीं हुई एविएशन सेक्टर की, जैसे आपने बात की? क्या मालूम, सब कॉम्प्लिकेटेड डील्स, वी डोंट नो ऑल द डिटेल्स, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू कमेंट। एक और इंटरेस्टिंग सेक्टर जिस पे आपने बात की थी, फार्मास्यूटिकल। इस समय पिछले 6 महीने साल भर से लोगों को ये लग रहा है कि ये बॉटम आउट हो रहा है और उसमें लोगों ने निवेश किया है, फंड्स के जरिए भी काफ़ी पैसे बाजार में आने लगे हैं। क्या आपको लगता है कि 2018 का साल एक बेस का साल था? बिल्कुल बिल्कुल लगता है। और यहाँ से आगे अब 2019, 2020, 2021 अच्छी परफॉर्मेंस रही। और क्या ये बात आप ओवरऑल बाजार के लिए भी सोच रहे हैं कि 2018 में अगर आपने खरीदारी की है तो 2019 की दिवाली तक आपके लिए मुनाफे का सौदा साबित होगा? होना तो चाहिए। What is your analysis? मतलब आप क्या सोच रहे हैं? It's very difficult to predict because there is uncertainty. Depends how the uncertain factors turn around. But एक साल भी बाजार 10,000 11,000 के बीच में रह गया तो बहुत अच्छा। इस साल जो सबसे बड़ा चेंज हुआ था सर वो ये कि छोटे निवेशक बड़े पैमाने पर बाजार में पैसे लगाते रहे, वो FIIs के बेचने से डरे नहीं। महीने दर महीने FIIs की बेचने के आंकड़े आए और उस स्मॉल इन्वेस्टर ने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, उसने अपना SIP बंद नहीं किया। उसको अब ये लग रहा है कि कहीं हम गलत तो नहीं थे, कहीं FIIs तो सही नहीं थे, क्योंकि साल के आखिर में। लेकिन सिप्स में जिसने पैसा लगाया उसने पैसा बनाया ही ना इस साल। We cannot look at SIPs from a 3-year, we have to look at SIPs from a 20-year angle. आप जैसे इंश्योरेंस में पैसा डालते हैं या पब्लिक फंड में डालते हैं, वैसे ही सिप्स को देखना चाहिए। तो इंश्योरेंस की जैसे आपने बात कही, इस सेक्टर में आपने खुद एक बड़ा निवेश किया है अनलिस्टेड कंपनी में। इस सेक्टर को आप किस तरह से देख रहे हैं? सेक्टर में ग्रोथ बहुत होने वाला है, बट व्हाट शेयर यू वांट टू बाय, डोंट वांट टू बाय, यू डू रिसर्च ऑफ इंडिविजुअल। तो जो लोग आज अपना पोर्टफोलियो एक लंबी अवधि के लिहाज से बनाना चाहते हैं, उनके लिए आपको लगता है ये एक सही सेक्टर है जिसमें उनको पैसे लगाने चाहिए? ये सेक्टर का ग्रोथ होने वाला है, इसमें पैसा लगाना है नहीं लगाना आपको देख सकते हैं। ग्रोथ होगा इतना मैं बता सकता हूँ, बोल सकता हूँ। ओके। अगर इस दिवाली से अगली दिवाली की हम बात करते हैं, आपको सबसे बड़ा रिस्क, सबसे बड़ा डिटरमिनिंग फैक्टर क्या दिखाई देता है? ऑयल प्राइसेस। ऑयल का भाव कल $100 हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम है। और मेरे को ऐसी कोई देन ये जो चाइना और अमेरिका का, मेरे को लगता है इट्स नॉट अ ट्रेड वॉर, इट्स अ जियोपॉलिटिकल वॉर। तो वो वॉर एस्केलेट हो जाए। और आपका व्यू ये है कि ऑयल परेशान नहीं करेगा, पर ये एक रिस्क फैक्टर के तौर पे रखना, अपने को माइंड में रखना चाहिए, जिसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। क्या ये आपको लगता है कि अगली दिवाली पर हम नए हाइस पर होंगे? क्योंकि अभी तो आप रेंज बाउंड मार्केट की बात कर रहे हैं। क्या मालूम अभी फ्यूचर कैसा आएगा, 3-4 महीने 6 महीने फ्यूचर जाने दीजिए, इलेक्शन है तो कुछ बोल सकते हैं, अभी बोलना मुश्किल है। आज के जो फैक्टर है जो देखते हैं उसमें लगता है 10,000 और 11,000 इसके बीच में रहेगा। कल फैक्टर चेंज होंगे तो चीज़ें चेंज हो सकती हैं। और अभी जो एक और झटका पिछले साल भर में धीरे धीरे लगा है, कई एक कंपनीज में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज सामने आए और फिर फाइनली ये जो आइलैंड एफएस की एक दुर्घटना हुई, इसकी वजह से भी इन्वेस्टर्स का भरोसा थोड़ा हिल रहा है। उन्हें लगता है कि इस तरह के टाइम बॉम्ब्स और आ सकते हैं। अब आ तो कभी भी सकते हैं, लेकिन अब कंपनियों ने द प्राइस कंपनीज पे फॉर एनी काइंड ऑफ कॉर्पोरेट मिसगवर्नेंस इज सो हाई कि वो बंधु ही होएगा जो कॉर्पोरेट मिसगवर्नेंस करेगा, और किसने किया है तो वो निकलेगा तो भाव घटेगा ही। तो अब आपको अपनी कंपनी बहुत, इससे एक सीखा अपन ने कि कोई भी कंपनी बहुत केयरफुली समझ के लेनी चाहिए। आपके हिसाब और मेरे को नहीं लगता कि आईएलएफ जैसे कोई दूसरी दुर्घटना होने वाली है। क्योंकि लोगों का भरोसा थोड़ा सा हिल रहा है कि सरकार की भी नज़र थी, आरबीआई की भी नज़र थी, इतने सारे बड़े इन्वेस्टर्स उसमें थे, उसके बाद भी ऐसी चीज़ होगी, हर किसी के पास उसके पेपर्स निकल के आ रहे हैं, उससे लोग सरप्राइज। वो तो एक अच्छी चीज़ है कि मतलब पेपर बहुत कॉन्सेंट्रेट होता तो प्रॉब्लम हो जाता, फैला हुआ है तो सब बेयर करेंगे। और एक रिस्क जिसकी आपने बात नहीं की कि अभी तक ये जो पूरी तेज़ी थी
क्योंकि अमेरिका में रेट्स कम थे, दुनिया में रेट्स कम थे और उस वजह से आपके पास काफ़ी पैसे आ रहे थे। अब तक तो हमने सेलिंग को एब्जॉर्ब कर लिया है, अगर ये सेलिंग आगे भी चलती रहती है क्या हमारे बाजार टिके? नहीं, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि जो इंडिया में पैसा आता है और जो वर्ल्ड वाइड लिक्विडिटी है, इंडिया इज इनसिग्निफिकेंट। तो इट विल डिपेंड ऑन आवर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, राइट। तो इंडिया की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो पैसा आएगा डिस्पाइट हाई इंटरेस्ट रेट्स। तो आपका व्यू क्या है कि ग्लोबली ये टाइटनिंग चलेगी? ये चलेगी, बट अमेरिकन मार्केट घट गए तो नहीं, थोड़ी कम चलेगी, बढ़ गए तो थोड़ी ज़्यादा चलेगी। बट स्टिल आई डोंट सी इंटरेस्ट रेट्स इन अमेरिका गोइंग ओवर 4%। 4 के ऊपर नहीं, तो हम करीब 3 सवा 3 पे जो आप यील्ड की बात कर रहे हैं। और एक आखिरी बात मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूँगा, राकेश झुनझुनवाला जब निवेश करने की इस समय सोच रहे हैं तो वो क्या खास चीज़ें कंपनी में देख रहे हैं, वो क्या बड़े चेंजेस देश में देख रहे हैं जिनको ध्यान में रख के वो काम करते हैं? जैसे टेक्नोलॉजी है, डेमोग्राफिक्स है, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं वो तो सब है ही। अभी सबसे पहले आप फैक्टर देखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, कि कोई कंपनी में जब आपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं देखी है तो ऐसा भाव घटता है या सस्पिशन भी हो। और फिर ग्रोथ है, सेम सर, इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स हैव नॉट चेंज इन हिस्ट्री एंड विल नॉट चेंज, एंड नो टेक्नोलॉजी कैन चेंज देम। तो वही है जो हम 20 साल पहले सोचते थे वही आज सोचते हैं, लेकिन ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये आपके लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी होगी। और चूंकि आप कह रहे हैं कि एक हमने छोटा ही करेक्शन देखा है, क्या लोगों को एक बड़े करेक्शन का इंतजार करना चाहिए या इस लेवल पे कॉन्फिडेंस के साथ पैसे लगाने चाहिए? मेरे को पर्सनली लगता है बड़ा करेक्शन, यही सर्कमस्टेंसेस रहे तो बड़ा करेक्शन नहीं आएगा। अब कल सर्कमस्टेंसेस बढ़ गए, कुछ बहुत ट्रेड वॉर एस्केलेट हो गया, ऑयल के भाव बहुत बढ़ गया जो लगता नहीं है, तो मेरे को नहीं लगता है कि बाजार 10,000 तोड़ेगा इसे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आपको एक बार फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी और आपके सब हिंदुस्तानियों को दिवाली की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, नए साल की भी और धनतेरस की भी।